इंदौर शहर लॉकडाउन से मुक्त कब होगा, कैसे होगा, किस तरह की रियायतें होंगी, इन सारे सवालों के जवाब इस समय लोग जानना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इंदौर में लॉकडाउन आने वाली 31 मई तक रहेगा और कलेक्टर मनीष सिंह साफ कर चुके हैं कि इस दौरान रियायतें न के बराबर होंगी। लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में शहर खुलेगा और उसे कैसे खोलना है, इस पर कवायद फिलहाल शुरू हो गई है। मनीष सिंह ने बताया कि शहर को 3 जोन में बांटकर खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस कवायद के तहत सबसे पहले नगरीय सीमा में आने वाले 29 गाँव को रियायत दी गई है। देखिए 29 गाँव में जो कल आदेश किए हैं, इसमें वहाँ पर जितने भी व्यावसायिक संस्थान हैं, जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, कई सारे ट्रेडिंग हैं, गोडाउन्स आ जाते हैं, जैसे रसोड़िया के गोडाउन्स आ गए अपने, वो समय भी बिना अलग से पृथक से परमिशन के ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ चालू हो सकती हैं। ये सारी एक्टिविटी संचालकों को पृथक से अब किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। 29 गाँव में जो स्थापित हैं ये गोडाउन की वर्किंग और इंडस्ट्रीज़ की वर्किंग में जो संचालक लोग, चूँकि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसलिए वो उसमें जो समय देंगे उसमें काम कर सकते हैं वो लोग। पर जो व्यावसायिक संस्थान है, अन्य है, या शोरूम हो गया, या कोई मोबाइल की रिपेयरिंग, मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग शॉप हो गई, इनमें कई जगह ऐसी चीज़ें हैं, अन्य प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हो गई, ये 11 से 5 ही खुल सकेंगी केवल, उसके बाद नहीं खुल सकेंगी, उससे पहले नहीं खुल सकेंगी 11 बजे से। इनमें जो क्लोज्ड कैंपसेस हैं, इसके अंदर कन्वीनियंट शॉपिंग होती है, कई जगह लॉन्ड्री शॉप्स रहती हैं, वो भी खुल सकेंगी। और किंतु जो फल सब्जी का वितरण है वो हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है अभी, क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में किराना में जाके सामान लेना, फल कहीं बाहर से अवैध रूप से लेना, या सब्जी कहीं अवैध, इससे बहुत सारे केसेस आए हैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में। तो किराना की दुकान और फल सब्जी की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी है, उसमें ऑर्डर मेंशन्ड है। किंतु क्लोज कैंपसेस के अंदर अगर ऐसा कोई संस्थान है, क्लोज कैंपस में अगर कोई कन्वीनियंट शॉपिंग है जिसमें कि किराना है, सब्जी है, फल है, तो उसके लिए हम उन्होंने मना नहीं किया है। पर क्लोज कैंपस से मतलब ये है कि ऐसी गेटेड कॉलोनीज़ जिसमें बाउंड्री वॉल लगी हुई है, और गेट पे एंट्री एग्जिट कोई ना गार्ड लगे रहते हैं, एंट्री एग्जिट कंट्रोल हो रही है। उसमें भी पुलिस के साथ चर्चा हुई थी, और ऑर्डर मेंशन्ड है कि जो भी ग्रामीण सीमा है हमारी, जो क्राइसिस मैनेजमेंट की अभी बैठक हुई थी, उसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने और माननीय ताई ने ये सजेशन दिया था कि जो शहर में चीज़ें हैं सब कोरोना की, ये ग्रामीण में नहीं जानी चाहिए, और शहर से बहुत सारे लोग ग्रामीण में जा रहे हैं, उसको रोकना ज़रूरी था। उसके लिए ये शहर की सीमाएं सील की हैं। जितने भी ऐसे मार्ग हैं, आज सभी एडीएम और एडिशनल एसपीज़ और एसपी साहब वगैरह लगे हैं दोनों, कि जितने भी सीमाएँ हैं, रोड्स हैं जो जाती हैं शहर से ग्रामीण में, सारों को सील कर रहे हैं। इसके अलावा शहर के मध्य क्षेत्र के व्यापारिक इलाकों को भी एक अलग जोन में बांटा गया है, जिसमें रीगल से लेकर सियागंज, रानीपुरा, जवाहर मार्ग, बड़ा गणपति, मल्हारगंज, राजवाड़ा, सराफा जैसा व्यवसायिक वृहद इलाका शामिल है। इसके अलावा जो बचा हुआ क्षेत्र है वो तीसरे जोन में होगा, जिसे एक तरह से रिहायशी इलाका कहा जा रहा है। सिंह के मुताबिक वो शहर को इसी 3 जोन प्लान में खोलने की कवायद करेंगे। इस 3 स्तर पर बनाई जा रही प्लानिंग के अलावा भी संकेत मिले हैं कि शहर को कब खोला जाएगा, तो ऑड इवन की तर्ज पर खोलने की भी कवायद हो सकती है। आपको फिर से बता दें कि यह सारी कवायद 31 मई के बाद होगी। ये बात कलेक्टर मनीष सिंह स्पष्ट कर चुके हैं। शहर अगर नगर निगम सीमा क्षेत्र देखा जाए तो 3 भाग में हम लोगों ने फेजिंग में इसमें वर्किंग चल रही है हम लोगों की। 29 गाँव वाला जो कल ऑर्डर किया है वो नगर निगम सीमा में आता है, बहुत बड़ा क्षेत्र है वो, उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ें अनुमति दे दी है उसमें। दूसरा आता है हमारा मध्य क्षेत्र, शहर के कोर क्षेत्र, जिसमें कि व्यावसायिक गतिविधियाँ, दुकानें बहुत सारी हैं, जिसमें वो क्षेत्र आता है। अगर इसकी सीमा देखेंगे तो आप रीगल चौराहे से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरबटे होते हुए, जून इंदौर ब्रिज से कलेक्ट्रेट के सामने से होते हुए गंगवाल बस स्टैंड, फिर आगे से बड़ा गणपति, सुभाष पार्क होते हुए राजकुमार ब्रिज से फिर नए रेलवे स्टेशन के सामने से अपन वही मेन रेलवे स्टेशन और सरबटे पहुंच जाते हैं। ये जो एरिया है पूरा, इसके अंदर का ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, और यहाँ कंटेनमेंट क्षेत्र भी हमारे बहुत सारे हैं। यहाँ पर शुरुआत में सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में फैला था, तो ये मध्य क्षेत्र भी है, और कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सेंसिटिव क्षेत्र है हम लोगों के लिए। इसको एक अलग जोन बनाया, अलग वर्किंग कर रहे हैं इस पर। जो 29 गाँव हैं नगर निगम सीमा के, और ये मध्य क्षेत्र है, इसके बीच का जो एरिया है पूरा, इस पर हम लोग अलग वर्किंग कर रहे हैं। उसको सिटी एरिया बोला है हम लोग। 3 अलग अलग जोन में अलग अलग एरिया में वर्किंग कर रहे हैं। 29 गाँव का में अधिकांश चीज़ें हम लोगों ने कल लिबरलाइज़ कर दी हैं। कुछ चीज़ें अभी बची हैं, उनको आने वाले समय में उनको हम लोग प्लान करके जैसा भी हम लोग बताएंगे वैसा होगा। पर 29 गाँव में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, जो छोटी मोटी दुकानें हैं, मान लीजिए कि मोबाइल की हो, या कोई हार्डवेयर की हो, या कोई अन्य इलेक्ट्रिकल रिपेयर की हो, कूलर रिपेयर की हो, ये सब लोग चालू कर सकते हैं, पर 11 से 5 के समय में रहेगा।
इंदौर कलेक्टर जिले में शराब की दुकानें खोलने पर विचार तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ये विचार सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में शराब दुकानें खोलने तक सीमित हो सकता है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि वो एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य ग्रामीण क्षेत्र में शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि वो जल्द ही बैठक लेकर इस संदर्भ में निर्णय लेंगे। देखिए, शराब की दुकानें शहर में तो अभी नहीं खुलेंगी, अभी उसका पृथक से कोई आदेश नहीं किया है, पर ग्रामीण में चूंकि सभी एक्टिविटीज़ हम लोग खोल चुके हैं, तो आज मैंने ग्रामीण के जो एक्साइज की टीम है हमारी उसको बुलाया है, और इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इन्वॉल्व रहता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेवेन्यू को देखते हुए हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, रोजगार भी बढ़ेगा, उससे गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी, तो उसको देखते हुए विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग ग्रामीण की जो दुकानें हैं, कॉन्ट्रैक्ट की दुकानें हैं, खोल सकें। पर ग्रामीण की दुकानें खोलना जरूरी है और उसको रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से खोलेंगे भी। देखिए, इसमें भी हम लोग अलग अलग चरणों में कर रहे हैं। जितनी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स थी, लगभग 300 साढ़े 300 थी शहर में, जिसमें कि आई हो गई, डायबिटिक हो गई, हार्ट की हो गई, स्किन की हो गई, ऐसी जितनी सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स थी वो हमने चालू कर दी हैं। अभी हम लोग जनरल प्रैक्टिशनर्स करीब 1000-1500 हैं। ऐसे चर्चा हुई है हम लोगों की। ये आज SOP बना रहे हैं ये लोग कि क्या सावधानियाँ बरतें, क्योंकि डॉक्टर्स हैं सब, ये भी बहुत सचेत हैं अपने कार्य के प्रति, तो इनको भी हम लोग SOP आज फाइनल कर लेंगे इनकी। और इंदौर मेडिकल एसोसिएशन भी हम लोगों को इसमें सपोर्ट कर रहा है और उसको इनको अनुमति देंगे। फिर इनके साथ भी इनको ऐप भी देंगे हम लोग कि इनके संपर्क में अगर कोई सर्दी खांसी जुकाम का पेशेंट आता है तो उस ऐप में हम लोग उसको अपलोड कर देंगे वो, जिससे कि हम लोग इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आयली सारी का है, फिर हमारी टीम जाके चेक कर सकेगी उसको। इसके बाद फिर ये डेंटिस्ट का जो आपने बोला है, करीबन 400-500 डेंटल क्लिनिक्स हैं यहाँ पर, तो इसके बाद हम लोग डेंटल क्लिनिक के बारे में विचार करेंगे। उनकी SOP लगभग ऐसी ही रहेगी कि वो सावधानियाँ क्या बरतनी है खोलते समय या पेशेंट को देखते समय। हल्की सी डेंटल में थोड़ा चेंज होंगी SOP, तो डेंटल वालों के साथ में बैठ के हम लोग उसको भी चेंज करके उसको भी अलाउ करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर विवेक शर्मा ने DRP लाइन में जिले के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली, जहां उन्होंने सभी अधिकारियों से लॉकडाउन 4 के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की और बताया कि इनके क्रियान्वयन के लिए हमें कहां-कहां अतिरिक्त बैरिकेडिंग करनी होगी, कहां पर अतिरिक्त फोर्स डिप्लॉय करना होगा, सरकार के किन-किन अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर लॉकडाउन 4 संबंधी आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। इस संबंध में IG ने निर्देशों के साथ साथ सभी अधिकारियों के सुझाव भी लिए और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सभी मातहत अधिकारियों कर्मचारियों को इसके संबंध में सही तरीके से ब्रीफ करें एवं उनकी शंकाओं का समाधान करें। साथ ही ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे कर्मचारियों से भी सुझाव लें, ताकि ग्राउंड लेवल पर एक प्रभावी कार्य योजना बनाकर लॉकडाउन 4 को सफल बनाया जा सके। मीटिंग में जिले के ADM एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। उनकी पुलिस से क्या अपेक्षा है, पुलिस को अन्य विभागों से क्या समन्वय चाहिए, इस संबंध में भी मीटिंग में चर्चा की गई। जो विभिन्न एरियाज़ में जिले को बांटा गया है, उनमें कौन कौन से निर्देश अप्लाई होंगे और वो पूर्व से किस तरह से भिन्न हैं, इसकी सबसे पहले तो आज यहाँ ब्रीफिंग पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों को की गई है। साथ ही उनको ये भी बताया गया है कि ये सारे निर्देश क्रियान्वित करने के लिए कहाँ कहाँ पर हमें फ्रेश स्तर पर बैरिकेडिंग करनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पर स्टाफ हमारे को डिप्लॉय करना पड़ेगा, किन किन सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित करके इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाना होगा। ये सारी ब्रीफिंग नीचे तक जो हमारे ग्राउंड पर स्टाफ लगा हुआ है, चौराहों पे जो लोग खड़े हुए हैं, उन तक वो ब्रीफिंग पहुँचे, ताकि और उनके मन में अगर कोई संशय है, कोई डाउट है, उनको क्लियर किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो निर्देश लागू उन्हीं को करने हैं। इस संबंध में मैंने आज यहाँ बैठक करके सभी को निर्देशित किया है, उनके जो डाउट्स थे उनको क्लियर किया है। और साथ में हमारे यहाँ आज यहाँ पर उपस्थित ADMs भी यहाँ पर थे, हमारे SP महोदय भी थे, अन्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी थे, तो उनसे भी हमारी क्या अपेक्षाएँ हैं, उनको हमसे क्या समन्वय चाहिए, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर आज विचारण किया गया। अरविंदो हॉस्पिटल में आज लगभग 55 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। सभी का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का निःशुल्क इलाज सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया, साथ ही चिकित्सीय स्टाफ का भी आभार माना। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार जाट, मैं थाना परदेसीपुरा पर पदस्थ हूँ।
और मैं श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा निःशुल्क इलाज कराया और इंदौर, विशेषकर इंदौर पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया उन्होंने। और अपने जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी, सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा पूरा ध्यान रखा। उन्होंने समय समय पर मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछते रहे। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और स्वास्थ्य विभाग की टीम का ये कड़ी धूप में उन्होंने मेहनत की है जिस तरीके से, और उनका मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। माननीय जी श्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छा काम करा है, जो मेरा कोरोना का निःशुल्क उपचार किया है। उनका विशेष तौर पे इंदौर पे ध्यान रहता है। छोटे कर्मचारी और बड़े कर्मचारी का मैं धन्यवाद करता हूं, जो इतनी धूप में कार्य कर रहे हैं। मेरा कोरोना का पॉजिटिव आया तो मैं ट्रीटमेंट के लिए अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरा पूरा ध्यान रखा गया, अच्छी तरह से इलाज किया गया। आदरणीय सीएम जी की मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इंदौर के लिए बहुत सुविधाएं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पेशेंट के लिए देखभाल की व्यवस्था करी है। और यहाँ के जो बड़े कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, हर व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी कड़ी मेहनत कर शिद्दत से काम कर रहा है। मैं अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारा निःशुल्क इलाज करवाया है यहाँ पे। और बस आप लोग से यही विनती है कि जो लॉकडाउन के दौरान जो भी है उसका पालन करें और कोरोना से डरे नहीं। हमें हराना है कोरोना को। खंडवा से बोल रहा हूँ। अभी मैं इंदौर में कोरोना का इलाज करवाने आया था, जिससे ठीक होकर मैं घर जा रहा हूँ। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने निःशुल्क हमारा इंदौर में इलाज करवाया और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं इंदौर नेहरू नगर से हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने विशेष तरह से ध्यान रखा हम सबका, और उन सभी कर्मचारियों का भी ध्यान रखती हूँ कि धन्यवाद देती हूँ कि उन सब ने भी हम सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। लॉकडाउन बढ़ रहा है, इसलिए घबराना नहीं है, हमें घर पे रहना है और सुरक्षित रहना है। धन्यवाद। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने सुबह 8:30 बजे से कृष्णपुरा छतरी से विकास कार्यों के निरीक्षण शुरू किए। उन्होंने सबसे पहले कृष्णपुरा छतरी देखी, उसके बाद रिवर साइड फ्रंट रोड शिवाजी मार्केट के पीछे का अवलोकन किया। यहां नदी में गिरने वाले सीवरेज संबंध में जानकारी ली। इसके बाद नंदलालपुरा रोड निर्माण कार्य देखा और यहां नंदलालपुरा कॉम्प्लेक्स पर बन रही दुकानों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने इस बात की भी जानकारी ली कि पार्किंग में कितनी कैपेसिटी रहेगी। उन्होंने कृष्णपुरा छतरी से नंदलालपुरा जवाहर मार्ग तक निर्माणाधीन रोड का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात राजवाड़ा एवं गोपाल मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्य का अवलोकन किया। यहाँ पर जो डिजाइनें पुरानी हैं इसकी जानकारी ली। जो लकड़ी का उपाय किया जा रहा है वो कौन सा है। राजवाड़ा और गोपाल मंदिर के जीर्णोद्धार में जो मटेरियल उपयोग किया जा रहा है उसकी जानकारी ली तथा फायर सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं ये भी जानकारी ली। राजवाड़ा के बाद निगम आयुक्त ने सुभाष मार्ग का निरीक्षण किया। सुभाष मार्ग विकास के संबंध में जानकारी ली। इसके पश्चात प्रतिभा पाल ने बड़ा गणपति चौराहा, राजमोहल्ला चौराहा, सरवटे टू गंगवाल रोड निर्माण का निरीक्षण किया तथा रोड में शेष रहे कार्यों, रोड निर्माण के बाधक की जानकारी ली। साथ ही शेखर नगर में बने उद्यान और STP का निरीक्षण भी किया।
देखिए, राजवाड़ा और उसके आसपास का जो एरिया है वो हमारा ईबीडी क्षेत्र है, हम सभी लोग जानते हैं। और राजवाड़ा और गोपाल मंदिर में जो काम चल रहे हैं वो अभी ऑनगोइंग फेज़ में है। तो चूँकि बारिश का समय है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हम लोगों ने भेजा था कि वो उन बिल्डिंग्स को एक बार देख लें, और कुछ बिल्डिंग्स को भी कवर किया जाना है बारिश को देखते हुए, मानसून को देखते हुए। तो इसके लिए विज़िट की थी। साथ ही साथ यदि ये समय ऐसा है जिसमें भले ही हमारे काम फिज़िकली ना चल रहे हों, लेकिन अब इनको जो काम हमें कोई प्लानिंग करनी है या मीनवाइल कोई टेंडर्स करने हैं, कोई वेंडर्स को डिसाइड करना है, तो ये सभी काम हम इस दौर में आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये मुख्य क्षेत्र का विज़िट किया था। एक रोड जो नंदलालपुरा वाला रोड है, जो लगभग पूरा बन चुका है और कंटेनमेंट जोन के बाहर भी है, छतरी के पास से लेकर, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि जब लॉकडाउन खुले तो बाकी रोड्स को हम लोग शुरू कर पाएँ। जो 19 तारीख को स्टार रेटिंग की गई थी, उसके रिज़ल्ट्स आने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। और इंदौर ने जैसे स्वच्छता में मैंने पहले भी कहा है कि हमेशा प्रतिमान स्थापित किए हैं, तो हम लोग पूरी आशा के साथ और इस विश्वास के साथ 7 स्टार के लिए प्रतीक्षारत हैं कि हमको इस रिज़ल्ट जो अनाउंस होगा उसमें इंदौर की जो रेटिंग होगी वो 7 स्टार की होगी। और इंदौर के नागरिकों ने जो अच्छी आदतें, जो स्वच्छ आदतों का विकास किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनको ये रेटिंग ज़रूर मिलनी चाहिए। इंदौर की निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि 100 रुपये की थैली के 3109 और 250 रुपये की थैली के 3324 ऑर्डर दिए गए हैं। इस प्रकार कुल 6434 फल सप्लाई के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। इन ऑर्डर को पूरा करने के लिए व्यापारियों को 24 से 48 घंटे का समय मिलेगा। अब फलों की डिलीवरी भी शुरू कर दी गई है। 2 तरीके की चीज़ें हैं। जो फलों के कल रात तक के ऑर्डर्स थे वो लगभग 7000 थे। आज और ऑर्डर आए होंगे, उनकी जो फाइनल संख्या है वो हम लोगों के पास शाम को पता चलती है सभी लोगों को। तो जो 7000 के ऑर्डर्स आए हुए हैं उसमें 100 रुपये वाला बास्केट भी है, 250 रुपये वाला बास्केट भी है। जो फ्रूट्स जा रहे हैं वो आपस में जो फल विक्रेता था उनके बात करने के बाद ही हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि ऐसे फल जिनकी डिमांड हमेशा, क्योंकि फल विक्रेताओं को मालूम है कि इंदौर में कौन से फल ज़्यादा बिकते हैं, किस समय में बिकते हैं, तो फ्रूट बास्केट तैयार करते समय इसका खास ध्यान रखा गया था। और सभी लोगों को जो उनकी ज़रूरत है उनके ऑर्डर्स के अनुसार जो अभी हम लोगों ने कमिटमेंट किया है कि 24 से 48 घंटे में उनके ऑर्डर के फल उपलब्ध कराए जाएंगे, तो वो लगातार हम लोग कर रहे हैं। इंदौर के जिला हॉस्पिटल में पदस्थ ये डॉक्टर भरत वाजपेयी को 40 साल से अधिक समय डॉक्टरी करते हो गया है और उनकी उम्र भी 60 साल के आसपास हो गई है। काफ़ी सालों से लगातार पोस्टमार्टम विभाग में पदस्थ होते हुए वे 12,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव में वो कोरोना काल में भी लगातार ड्यूटी पर अपनी टीम के साथ डटे हुए हैं। देखिए, ये एक लीगल कार्य है, कोर्ट के बिहाफ पे ये सेवाएं दी जाती हैं। तो इसमें कोई भी एमएलसी मामले लेते हैं, क्राइम से जुड़े हुए लेते हैं, एक्सीडेंटल देते हैं, उसमें खुली फॉर्म भर के हमको देती है, तो आरचूबी में जो है उसके पीएम हो जाते हैं। और जो आवश्यक सावधानियां हैं वो सब बढ़ती जाती हैं। और चूँकि विभाग अस्पताल से अलग है, दूर है, तो यहाँ यूँ भी ज़्यादा पेशेंट या लोगों का आना जाना नहीं है, तो एक प्रकार से आइसोलेशन जैसा स्वतः मिल जाता है हमको। तो इस प्रकार से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ये सेवा काल रहता है। इस दौरान जो भी बॉडी आती है उसकी पीएम करके हम सेवा करते हैं। इसमें ये तो हमारा रूटीन का काम है, ये तो टीम वर्क है। इसमें हमारे सहायक भी हैं संतोष बनकर, और स्वच्छक भी हैं राजू शर्मा, किशोर करोसिया, ये लोग सब टीम वर्क है और हिल मिल के सब सेवाएं जो है। अब संकट का समय तो है ही नहीं, संकट का समय है और ऐसे डरने से कोई काम नहीं। बैक्टीरिया वायरस की तो हम यूँ भी बीच में रहते हैं, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
भारत वाजपेयी ने अपनी ड्यूटी के दौरान कई तरह के अवार्ड भी अपने नाम किए। उन्हीं में से एक अवार्ड है बिना छुट्टी किए लगातार काम करना। बताया जाता है कि डॉक्टर भरत ने काम के दौरान अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली थी, लेकिन पिछले दिनों उन्हें पैरालिसिस अटैक आने के कारण ड्यूटी से 1 महीने की रेस्ट लेनी पड़ी, लेकिन वे उसे भी हराकर एक बार फिर ड्यूटी पर तैनात हो गए और काफ़ी सालों से लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। उनका कहना था कि कोरोना काल में ज़रूर पोस्टमार्टम में गिरावट आई है, क्योंकि पहले आत्महत्या, हत्या और अन्य तरह के मामले लगातार सामने आते थे, लेकिन कोरोना काल में इस सब में कमी आई है। अब ये कोरोना काल में यूँ भी पीएम की संख्या बहुत कम हो गई है। पॉइजन, हैंगिंग, डूबना, यदा-कदा एक्सीडेंट, यदा-कदा हत्या, तो ये केसेस जो है कोरोना की वजह से और ये लॉकडाउन की वजह से बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी मार्जरी चालू है और एक दो केस जो है रोज हो ही जाते हैं। कभी कभी अवकाश भी रहता है, कोई मामला नहीं आता है तो उस दिन पीएम नहीं होता है, लेकिन हमको ड्यूटी पे स्टाफ सहित मौजूद रहना पड़ता है, क्योंकि मौत ये जो है वो बड़ा अनिश्चित रहता है ना, मौत का अवसर है, ये अनिश्चित रहता है, इसमें कोई भी केस कभी भी कहीं से भी आ सकता है। चेहरे पर मास्क, हाथों में ग्लव्स और सैनिटाइजर का शुरू से ही उपयोग होने के साथ स्वच्छता का बेहतर तरीके से ख्याल रखने के कारण अभी तक किसी बीमारी के शिकार नहीं हुए। डॉक्टर भरत वाजपेयी के साथ पोस्टमार्टम विभाग के पदस्थ कंपाउंडर का भी कहना है कि 43 साल की ड्यूटी हो गई है। इस दौरान कई तरह के पोस्टमार्टम कर चुके हैं। कोरोना को देखते हुए डॉक्टर वाजपेयी काफ़ी एहतियात के साथ काम करवा रहे हैं। यदि कोई गंभीर मामला आता है तो डॉक्टर साहब पहले से ही अलर्ट कर देते हैं, जिसके कारण किसी तरह से कोई समस्या नहीं आती। कोरोना काल में सुबह से 9 बजे आते, शाम के 5 बजे तक की ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ। और कोई ऐसा केस आ जाता है तो साहब हमें सतर्कता कर देते हैं कि हम लोग को ये चीज़ें नहीं करना है। हाँ। और कोई अच्छा केस आ जाता है तो उसके हम बराबर पीएम कर रहे हैं। कभी ऐसा खौफ लगा कि कोई कोरोना वाला आ जाए या इस तरह से आ भी जाए तो हमको कोई खौफ नहीं है, कर रहे बराबर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। देश की इस भयावह स्थिति में कोरोना संकट की सबसे ज्यादा मार मजदूर और गरीब वर्ग के लोग झेल रहे हैं, जो न केवल लॉकडाउन के चलते अपने रोजगार से हाथ धो बैठे, बल्कि भूखे प्यासे कई किलोमीटर दूर अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं। इन्हीं जरूरतमंदों की मदद को लोग आगे आए हैं। कुछ ऐसी ही सेवा भाव की मिसाल कालिंदी गोल्ड सिटी के बसरा सेक्टर के गणेश धाम सोसाइटी के रहवासियों ने पेश की। समाजसेवी संतोष जाट, राजकुमार शर्मा, मनोज जैन, अनिल गुर्जर और मित्रगण के नेतृत्व में रहवासियों द्वारा कॉलोनी में भोजन तैयार कर इंदौर की सीमा से निकल रहे मजदूरों और जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं, जिससे कोई भी जरूरतमंद भूखा न रहे। गौरतलब है कि रहवासियों द्वारा 5 मई से इंदौर बाईपास और अन्य स्थानों पर जरूरतमंदों को भोजन पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण देश में लगे लॉकडाउन में जहां हर इंसान परेशान है, वहीं जानवरों के भी खाने पीने की समस्याएं देखी जा रही हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो इंसानों के साथ साथ इन बेजुबान जानवरों का भी ध्यान रखे हुए हैं। ऐसी ही एक शख्स रेखा बाफना है, जो नेहरू पार्क क्षेत्र में निर्वासित हैं। वे रोज़ाना इस क्षेत्र में रह रहे करीब 18 से 20 श्वानों को रोज़ दूध और उनका भोजन का इंतजाम करती आ रही हैं। रेखा बाफना ने बताया कि सिर्फ लॉकडाउन में ही नहीं, अभी तो वह शुरू से ही इन श्वानों को भोजन की व्यवस्था सुबह शाम करती आ रही हैं। इसीलिए रहवासियों का विरोध भी उन्हें झेलना पड़ता है, पर इस सब की परवाह किए बगैर वह इन मूक पशुओं का पेट भरती हैं। वह दूसरों से भी वही अपील कर रही हैं कि इन बेजुबान जानवरों का ध्यान रखें, क्योंकि इन्हें अगर भोजन नहीं मिले तो ये आक्रोशित होंगे और शहर में कुत्तों के काटने की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इंदौर वासियों से ये कहना चाहती हूँ कि इंसान तो मांग के खा लेता है, बेजुबान जानवरों के लिए कम से कम दया करके इनको एक पत्ती रोटी, दूध, कुछ भी व्यवस्था कर लो। ये मेरा अनुरोध है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ आप बिल्कुल सेवा के हिसाब से करिएगा। हमारी एरिया में 17-18 डॉग्स हैं, मैं उनको डॉग फूड और दूध दोनों टाइम देती हूँ।
आगामी जो ईद का त्यौहार आने वाला है और वर्तमान में जो लॉकडाउन की स्थिति है कोरोना से संबंधित, इस संबंध में मुस्लिम संप्रदाय के जितने भी प्रतिनिधि हैं शहर भर के, उनको सबको आज हमने बुलाया था। लगभग 50 के आसपास प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। सभी ने एक मत से प्रशासन के इस निर्णय का समर्थन किया है कि चूँकि कोरोना से बड़ी मुश्किल से हम लोग निकल पाने की स्थिति में भी है और मृत्यु दर पे इतनी जो लगाम लगी है, इसका कारण यही है कि कर्फ्यू और लॉकडाउन का बहुत प्रभावी ढंग से पालन हो रहा है। इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। ईद एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, लेकिन सभी से अपील करी गई है, जिसमें सभी के द्वारा सहमति भी दर्शाई गई है कि अपने घर पर ही रहकर लोग ईद मनाएंगे, आपस में दूसरे लोगों से नहीं मिलेंगे। नमाज अदा करने का जो एक वो रहता है, कार्य रहता है, उसको सभी लोग अपने घर पर ही संपादित करेंगे। मस्जिद में कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। सभी लोगों ने इस पर अपनी सहमति प्रदान करी है और सभी प्रतिनिधियों के माध्यम से ये बात समुदाय के सभी लोगों तक पहुंचा भी दी जाएगी। इसमें मेरे द्वारा पुलिस को भी ये एक तरीके से सुझाव दिया गया है कि हम लोग अभी अगले 2-3 दिनों तक इसको और ज़्यादा नीचे लेवल तक इस चीज़ को, इस मैसेज को कम्युनिकेट करने की कोशिश करें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और हमारे जो मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि उनके माध्यम से। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो हम लोगों को सख्ती से इस चीज़ का पालन कराना है और अगर हम लोगों को गिरफ्तारी भी करनी पड़े तो उससे हमने को नहीं चूकना है। इस संबंध में निर्देश जो है स्पष्ट रूप से दे दिए गए हैं। लेकिन पूरा समुदाय हमारे साथ में खड़ा हुआ है, न केवल शहर का, पूरा ज़िले का समुदाय हमारे साथ में खड़ा हुआ है।